हे गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज के इस क्लास में मैं केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, जिसके टॉपिक हैं आज के मैटर एंड इट्स प्यूरिफिकेशन, और साथ में एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी ऐड किया गया है। साथ में प्रीवियस ईयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको इसमें मैंने अटैच किया है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले उन लोगों से अपील है कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड होते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, और पिछले क्वेश्चंस के सीरीज़ पिछले प्लेलिस्ट में डाला गया है, तो वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो 31 क्वेश्चन है हमारे पास, पास्चुराइजेशन is the process in which milk is heated to। ऑप्शन है हमारे पास 63 डिग्री सेल्सियस for 10 minute, then 63 डिग्री सेल्सियस for 20 minute, then half minute means 30 minute, then 72 डिग्री सेल्सियस for 10 minute। अब देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि एक्चुअली में पास्चुराइजेशन प्रोसेस क्या होता है। तो ये इट्स ए टाइप ऑफ प्रोसेस। इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी फूड पार्टिकल को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, फिर उसको किल किया जाता है, ताकि उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या बैक्टीरिया हैं, उन सभी को वो सभी किल हो जाए। तो ये नॉर्मली होता है कि किस किस सब्सटेंसेस को पास्चुराइज किया जा सकता है। तो डेयरी प्रोडक्ट हो गए, फिर एग हो गए, या कोई भी जूस हो गया, फिर बियर हो गया, इन सभी को क्या किया जाता है, पास्चुराइज किया जाता है। अब देखिए, ये टेक्निक कब अपनाया गया था, तो ये 1864 में एक लुइस पास्चर, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने इस टेक्निक को लॉन्च किया था। और लुइस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इस टेक्निक में क्या होता है कि कोई भी फूड प्रोडक्ट है, सपोज हम मिल्क लेते हैं और उसको हम हीट करेंगे, और इसमें दिया हुआ कि कितने मिनट तक करेंगे। तो मिल्क के लिए जो एग्जैक्ट होगा 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। ठीक है, अब नॉर्मल जो अदर प्रोडक्ट हैं, तो उसको क्या करेंगे, अप टू 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करेंगे। और 100 डिग्री सेल्सियस, या उसको फ़ारेनहाइट में कह सकते हैं कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए, उसको हीट करेंगे, देन कूल करेंगे, तो उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो मर जाएगा, और वो जो प्रोडक्ट होगा हम लोगों के लिए एडिबल हो जाएगा, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एन एमल्सन इज़ अ कोलॉइड ऑफ। ऑप्शन है हमारे पास गैस इन अ लिक्विड, लिक्विड इन अ लिक्विड, लिक्विड इन अ गैस, एंड गैस इन अ सॉलिड। अब देखिए, इमल्सन एक्चुअली में होता क्या है, तो ये है एक मिक्सचर होता है, या 2 और मोर टाइप ऑफ लिक्विड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और वो नॉर्मली क्या होता है, वो उसको मिक्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी मिक्सचर, इसका एग्जांपल आपको ऑयल ले लेते हैं और वाटर ले लेते हैं, पानी और कोई भी तेल को मिक्स करेंगे, वो मिक्स होता है क्या, क्योंकि तेल उसके ऊपर फ्लोट करते रहता है वाटर के ऊपर। तो मिल्क भी एक टाइप का मिक्सचर है, किसका किसका है, इमल्सन है, किसका किसका है, मिल्क का, फैट का, एंड देन वाटर का। जब हम दूध को कभी सॉरी उंगली से टच करते हैं, तो उसको देखिएगा कुछ स्लिपरी टाइप का होता है, तो वो इमल्सन एक ऑयली सब्सटेंसेस हो गया, उसमें फैट होता है, देन मिल्क होता है, देन वाटर का। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा, लिक्विड इन अ लिक्विड। अब देखिए, इमल्सिफिकेशन क्या कर, इमल्सिफिकेशन किसको बोलेंगे, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ इमल्सन इज़ कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ठीक है, अब इमल्सन क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, टू मिल्क। तो अगला क्वेश्चन है, सी वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ। ऑप्शन है हमारे पास डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, फिल्टरेशन, एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा डिस्टिलेशन। अब देखिए, डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट और सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड टू मिक्सचर।
ठीक है। इसको क्या किया जाता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस को क्या किया जाता है, किसी भी लिक्विड को प्यूरिफाई करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस को अपनाया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या हो जाता है, लिक्विड को लेते हैं, फिर उसको हीट करते हैं, वो वेपर फॉर्म में निकलता है, देन उसको कूल करेंगे तो फिर से वो जो लिक्विड रिमेन होता वो प्यूरिफाइड लिक्विड होता। तो सी वाटर का जो उसको प्यूरिफाई किया जाता है थ्रू किस प्रोसेस से, तो वैक्यूम डिस्टिलेशन के द्वारा। अब इसके अंदर क्या हो जाता है, इसको प्यूरिफाई किया जा सकता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। उसमें क्या होता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा जो इसको हम प्यूरिफाई करेंगे तो इसमें साल्ट और वाटर क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया डिस्टिलेशन। अब हमारे पास ऑप्शन में दिए गए हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन के बारे में जान लेते कि ये क्या होता है कि किसी भी लिक्विड को जब क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे या वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर के फॉर्म में। कोई भी लिक्विड सब्सटेंस से कोई भी लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर के फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन प्रोसेस। अब देखिए इवेपोरेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले सी वाटर में भी इवेपोरेशन होता है। जैसे कोई भी लिक्विड है या पानी है, वो क्या होता है कि गर्मी के महीने में भाप बन के देखते हैं कि कोई भी नदी नाला कुछ भी उसका पानी धीरे 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 सूख जाता है। किसके कारण सूखता है, तो किस प्रोसेस से सूखता है, तो वो इवेपोरेशन प्रोसेस हो गया। देन आपको घर में एक एग्जांपल लेते हैं, कोई बर्तन में मैं पानी को डालूँगा, फिर उसको गैस के ऊपर चढ़ाऊँगा, फिर उसको गर्म करूँगा और बहुत देर तक अगर हम उसको नहीं उतारते हैं, तो सपोज हम स्टार्टिंग में 1 लीटर पानी चढ़ाते हैं तो नहीं उतारने के बाद वो घटते 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 आधा लीटर या उससे भी कम हो सकता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहता है कि उसमें जो गर्म होके उसका वेपोराइज्ड होके टोटल वाटर का लॉस हो गया। तो कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अगला ऑप्शन है हमारे पास फिल्टरेशन। अब फिल्टरेशन क्या होता है, सपोज एग्जांपल लेंगे, एक मड ले लेते हैं, देन वाटर को ले लेते हैं, वो दोनों मिक्स है, ठीक है। उसको पानी को अलग करना है थ्रू फिल्टरेशन करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि एक पेपर ले लेंगे, एक बीकर ले लेंगे, उसको बीकर में पेपर को डालेंगे, देन उसमें मड और वाटर के मिक्सचर को डालेंगे, दूसरे बीकर में उसको क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। उससे जो पानी निकलेगा उसको फिर से अगेन फिल्टर कर लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि मड और पानी अलग अलग फिल्टर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फिल्टरेशन बोलेंगे। देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, वो भी एक टाइप का डिस्टिलेशन प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, सेपरेट होता है दो मिसेसिबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है सॉरी, Which one of the following is not a radioactive element? ऑप्शन है हमारे पास यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, कैडमियम। इसका जो इसमें क्या कहता है, नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब देखिए कैडमियम जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, और इसका जो यूज होता है ये बैटरी में यूज किया जाता है। किसके साथ, तो निकल और कैडमियम, निकल के साथ जितने भी रिचार्जेबल बैटरी हैं, सपोज मोबाइल के हो गए, देन टैबलेट के हो गए, जितने भी रिचार्जेबल हैं, जो चार्ज करो तो फिर चलता, फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, तो उसमें कैडमियम का यूज़ किया जाता है। देन निकल आयन बैटरी का यूज़ किया जाता है। अब कैडमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है जिसको जेड से डिनोट करते हैं वो 48 होता है, और कैडमियम 12वें ग्रुप से लिया गया है, पीरियोडिक टेबल के 12वें ग्रुप में प्रेजेंट है। किसके साथ, मरकरी और जिंक के साथ। और ये थोड़ा सा इसका स्मॉल अमाउंट बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होता है, और इसका जो एक्सेस अमाउंट अगर बॉडी में प्रेजेंट होता है तो वो किडनी डिसऑर्डर भी हो सकता है या लिवर रिलेटेड डिसीज़ भी हो सकता है, और बोन भी वीकर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास यूरेनियम, थोरियम एंड रेडियम। तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है। इसके बहुत सारे आइसोटॉप्स हैं जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किए जाते हैं, और ये एक एक्टिनाइज यूरेनियम एक्टिनाइड सीरीज से लिया गया, और इसका सिंबल यू होता है, सभी को पता है, और इसका यूज होता है न्यूक्लियर फ्यूल में। देन थोरियम आता है, इसका एटॉमिक नंबर 90 है, और इसको TH से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है। देन रेडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 88 है, और
ये रेडियम जो होता है एक सॉफ्ट और शाइनी सब्सटेंसेस है और सिल्वरी टाइप का होता है जो अंधेरे में भी ये चमकते रहता है। आजकल बेड शीट में भी इसका यूज़ किया जाता है और इसका जो एक्सेस यूज होता है वो प्रोस्टेट कैंसर इसका प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है और ये क्योंकि बोन के अंदर जो होता है कैल्शियम और रेडियम दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है न्यूक्लियर एनर्जी इज़ मिनरल बेस्ड एनर्जी सोर्स इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। अब देखिए अभी तो मैंने डिस्कस किया था कि यूरेनियम जो कि न्यूक्लियर फ्यूल में इसका बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ किया जाता है। अब यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है और ये मेन फ्यूल है विच अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूज़न। अब इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी इसका फ्यूज़न होगा तो इसके यूरेनियम के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन का अटैक करेंगे तो उसका जब फ्यूज़न होगा तो उससे बहुत सारा न्यूट्रॉन पार्टिकल अलग होगा और उस सभी पार्टिकल से भी न्यूट्रॉन रिलीज़ होगा। ठीक है, सपोज ये फ्यूज़न होता है, इस पे हम न्यूट्रॉन का अटैक करते हैं तो ये न्यूट्रॉन निकला, चारों तरफ न्यूट्रॉन स्कैटर होगा और इससे भी न्यूट्रॉन का स्कैटरिंग हो और इससे क्या होता है कि ज़्यादा नंबर में एनर्जी रिलीज होता है जो कि ये इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है यूरेनियम का, इसीलिए ये न्यूक्लियर एनर्जी है जो कि मिनरल बेस्ड एनर्जी सोर्स है यूरेनियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स ग्रेफाइट इज यूज्ड एज एन। अब देखिए एज ए और एन। नेक्स्ट है ऑप्शन है हमारे पास फ्यूल, लुब्रिकेंट, मॉडरेटर एंड इंसुलेटर। अब इसका जो राइट आंसर होगा ग्रेफाइट का यूज़ होता है मॉडरेटर के लिए। अब देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके अंदर मॉडरेटर क्यों लगाया जाता है, तो उसमें न्यूट्रॉन मॉडरेटर होता है क्योंकि न्यूट्रॉन का जो होता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी उसका पावर होता है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर एक मीडियम होता है जिसमें उसका बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है जिसके कारण उसे डैमेज हो सकता है या ख़तरा हो सकता है। इसलिए मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है ताकि न्यूट्रॉन के स्पीड को रिड्यूस किया जा सके, ताकि थर्मल न्यूट्रॉन में उसको धीरे धीरे उसको बदल देता है जो कि स्लो होता है जिसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होता है। अब देखिए मॉडरेटर के रूप में दो तीन चीज़ का नॉर्मली यूज़ किया जाता है। एक्सेस अमाउंट में आपको रेगुलर वाटर यूज़ किया जाता है, ये नियर अबाउट 75% वाटर को यूज़ किया जाता है। देन आपको आता है 20% सॉलिड ग्रेफाइट का यूज़ होता है और कहीं कहीं 5% के आसपास हैवी वाटर का यूज होता है। साथ में बेरिलियम भी थोड़ा बहुत मॉडरेटर का वर्क करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्रेफाइट क्या है, मॉडरेटर का वर्क करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है द आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर इज। अब एटॉमिक रिएक्टर में कौन सा आइसोटॉप यूज़ किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अभी डिस्कस किए थे U-235, इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है। आइसोटॉप मीन्स क्या हो गया जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है सेम होता है तो उसको आइसो नहीं मीन्स मास नंबर जिसका डिफरेंट हो जाता है। U-92 238 एंड U-92 235 ये एक आइसोटॉप का एग्जांपल। इसमें क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर अलग अलग होता है, तो इसको आइसोटॉप भी बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आइसोटॉप क्या होता है, तो ये ऐसे करके हम आंसर दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है cream get separated put of milk when it is churned and this is due to। अब देखिए ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, सेंट्रीपेटल फोर्स हो गया, देन फ्रिक्शनल फोर्स होगा। इसका जो राइट आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, जो कि क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके अंदर होता है,
जो फोर्स बाहर की ओर लगता है, इसमें क्या होता है कि इसको मिल्क को डालते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर और फिर उसको ऑन करते हैं। उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है जिसमें मिल्क और क्रीम को अलग अलग स्प्लिट कर जाता है। और इसमें क्या होता है, सेंटर से सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है, आउटवार्डली लगता है। वहीं पे सेंट्रीपिटल में क्या होता है, फोर्स इसका सेंट्रीपिटल में क्या होता है, सेंट्रीपिटल में सपोज ये डायरेक्शन में फोर्स है और सेंट्रीपिटल में इनवर्ड फोर्स लगता है। सर्कुलर पाथवे जो इनवर्ड फोर्स लगेगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। वहीं फ्रिक्शनल फोर्स हर लोग को पता है कि फ्रिक्शन के कारण ही लोग चलते हैं या कोई भी चीज़ कोई भी गाड़ी चलती है तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और साथ में सबसे ऊपर एक ग्रेविटेशन फोर्स है जो कि देखते होंगे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इट्स ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। हम लोग ज़मीन पे खड़ा हैं, इट्स ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। जो कि नीचे की ओर एक फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको ग्रेविटेशन फोर्स भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया क्रीम को दूध से क्रीम को अलग करना इज एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मोक इज फॉर्म्ड ड्यू टू, ऑप्शंस हमारे पास सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, गैस डिस्पर्स्ड इन गैस। इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले इसका आंसर देने से पहले हम क्या करेंगे कि स्मोक बेसिकली होता क्या है वो जान लेते हैं। तो स्मोक होता है आपको ये दो टाइप का होता है, एक इनकम्प्लीट कंबशन के थ्रू होता है, देन एक कंप्लीट कंबशन के थ्रू होता है। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन का जो लेवल होता है बहुत ही कम होता है, जिसमें पूरी तरह से स्मोक बर्न नहीं होता। तो ये अनबर्न्ड होता है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं। देन कंप्लीट वाला जो कंबशन होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो एक्सेस अमाउंट होता है, जिसके कारण वो कम्प्लीटली बर्न्ड हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसका जो राइट आंसर होगा सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस होगा। और ये स्मोक एक टाइप का क्या है, एरोसोल है और कलेक्शन ऑफ टाइनी अनबर्न पार्टिकल को क्या कह सकते हैं, स्मोक कह सकते हैं। और ये जो एरोसोल होता है उसका जो सस्पेंशन होता है क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल इन गैस होता है। तो इसलिए स्मोक एक एरोसोल होता है जिसका सस्पेंशन सॉलिड इन गैस होता है। और स्मोक अदर जो एग्जाम्पल होगा एरोसोल का वो फॉग हो सकता है, मिस्ट हो सकता है, देन क्लाउड हो सकता है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, तो स्मोक के हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, a substances which radially forms colloidal solution in contact with water is called। अब देखिए इन contact with water, वाटर के contact में रह के, तो इसका जो ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक, फोबिक एंड एसोसिएटेड कोलॉइड एंड एक्सट्रिंसिक कोलॉइड। तो देखिए सबसे नीचे जो ऑप्शन दिया गया है 4 नंबर हाइड्रोफिलिक, इसका राइट आंसर है। अब ये राइट आंसर क्यों है, फिलिक मीन्स क्या होता है, वाटर लविंग, और इसमें क्या है, इन एसोसिएशन विथ वाटर, इसलिए हाइड्रोफिलिक इसका राइट आंसर होगा। और फोबिक मीन्स क्या होता है, डर होता है, मीन्स वाटर से जो अलग रहेगा, जो वाटर को पसंद नहीं करेगा उसको हाइड्रोफोबिक कहेंगे। तो इसका राइट आंसर 4 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 41 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन डेटिंग आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। अब इसका जो राइट आंसर होगा सॉरी, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में किसका यूज़ किया जाता है, तो ये कार्बन डेटिंग मेथड भी इसको बोलते हैं। और इसका जो आपका राइट आंसर होगा C16H14, ये जो है ये इसका राइट आंसर है, सेकेंड नंबर
ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कार्बन डेटिंग मेथड भी इसको बोलते हैं और रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसके थ्रू हम किसी भी जो पुराने से पुराने फॉसिल हैं या कुछ भी हैं उसका एज एस्टिमेट किया जा सकता है। लगभग कितना पुराना हो सकता है, अप टू 55,000 टू 62,000, मतलब 50,000 साल पहले वाले चीज़ों का हम एज को क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। किसके थ्रू, कार्बन C6H14 जो ये आइसोटॉप होता है इसके थ्रू। अब ऑप्शंस में हमारे U92-235 इसका पता है कि यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर, यूज्ड एज फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का ये आइसोटॉप है और इसको क्या बोलेंगे, H13। इसमें ये हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम में क्या होता है, इसमें एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो होता है वो 1 होता है। वहीं ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन प्रोटियम में 0 होता है, ड्यूटेरियम में 1 होता है एंड ट्राइटियम में 3 होता है, ट्रिटियम में 2 होता है। अब देखिए ड्यूटेरियम का यूज़ नॉन रेडियो एक्टिव लेवल के रूप में किया जाता है और कुछ जगह फ्यूल के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूज़न में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर समझ गए। और फिर से ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, एक ऑक्सीजन 16, 17 एंड 18। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, the number of neutrons present in an element having mass number 226 and atomic number 88 each। अब इसमें हमको एक प्रॉब्लम छोटा सा दे रखा है कि कोई एक एलिमेंट है, उस सपोज X ले लेते हैं, उसका जो एटॉमिक नंबर है क्या दिया है, 8 दिया है, 88 दिया है और इसका जो मास नंबर है 226 दिया है। तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक फार्मूला हम बताए थे पिछले क्लास में, मीन्स A = P + N। अब P को हम Z भी बोल सकते हैं, इसको नंबर ऑफ़ एटम बोलते हैं। तो मेरे को निकालना क्या है, तो मुझे ऑब्टेन करना है नंबर ऑफ़ P मुझे दे रखा है और नंबर ऑफ़ N मुझे निकालना है। तो क्या करेंगे, A - P। तो A कितना दिया हुआ है, 226 एंड प्रोटॉन मीन्स एटॉमिक नंबर दिया है 88, तो 226 - 88 करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 138। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हेन क्विकलाइम इज़ एडेड टू वाटर क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास, हीट इज़ लिबरेटेड, हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, टेम्परेचर डिक्रीजेस, नो हीट चेंज। अब देखिए इसमें एक रिएक्शन होता है कि क्विकलाइम है, मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, देन हीट बनेगा। इसका जो फार्मूला होता है मैं यहाँ पे लिख दूँ, थोड़ा दिक्कत है, CaO + H2O, इसको क्या करेंगे हीट, तो इसमें बनेगा CaOH का होल 2 प्लस इसमें बहुत ज़्यादा नंबर में हीट रिलीज होगा, तो इसका राइट आंसर है हीट। अब CaO को क्या बोल सकते हैं, क्विकलाइम, देन CaOH का होल 2 को क्या बोलेंगे, स्लैक्ट लाइम, और उसको क्विकलाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो स्लैक्ट लाइम और हीट लिबरेट करेगा। अगला क्वेश्चन है एलम्स क्या होता है। तो एलम्स एलम्स स्टॉप्स ब्लीडिंग इन माइनर कट्स बिकॉज ऑफ, ऑप्शन है हमारे पास, साल्वेशन, इमल्सन, डायलिसिस एंड कोआगुलेशन। इट्स ड्यू टू कोआगुलेशन। अब देखिए एलम को हिंदी में क्या बोलते हैं, फिटकिरी। तो इसका यूजुअली क्या होता है, पोटासियम एलम जो है वो क्या करता है, ब्लड कोआगुलेंट के रूप में यूज किया जाता है। आयुर्वेदा में एलम को क्या बोलते हैं, शुभ्रा, और इसका यूज़ होता है ब्लीडिंग को स्टॉप करने में, फिर किसी को सांस लेने
में प्रॉब्लम है तो उसमें भी अलम का यूज़ किया जाता है। साथ में किसी का दांतों से खून निकलता है उसमें भी फिटकरी का यूज़ करते हैं। दैन साथ में ये वाटर प्योरीफायर के रूप में भी काम करता है। वहीं पे सॉल्वेशन जो है एक टाइप का प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इनटू सॉल्यूशन कम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये 3 टाइप का होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडर वाल्स में होता है। दैन डायलाइसिस है, डायलेशन क्या करता है, फिल्टर्स एंड प्योरीफाई ब्लड को फिल्टर और प्योरीफाई करता है डायलेशन में, डायलाइसिस में। और डायलाइसिस किस डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, किडनी पेशेंट, किडनी के से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो उसमें डायलाइसिस किया जाता है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, इम्प्योर कैम्फर इज़ प्योरीफाइड बाय, ऑप्शन है हमारे पास सब्लिमेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, दैन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दैन स्टीम डिस्टिलेशन। इसका जो राइट आंसर होगा इम्प्योर कैम्फर मीन्स क्या होता है, कपूर। अब इम्प्योर कैम्फर, कपूर को प्योरीफाई कैसे किया जाता है, तो सब्लिमेशन मेथड से किया जाता है। तो सब्लिमेशन होता कैसे है, तो सब्लिमेशन क्या था, सपोज कोई सॉलिड कैम्फर है उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे गैस में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलेंगे। और इसमें किस किस चीज़ को प्योरीफाई किया जा सकता है इस प्रोसेस से, तो एक सॉलिड कैम्फर हो गया, दैन दूसरा नेप्थलीन जानते हैं, वो छोटा छोटा वाइट कलर का एक राउंड गोली होता है जो कि कॉकरोच को भगाने के लिए लोग अपने कपबोर्ड में यूज़ करते हैं। ठीक है, और देन नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रिस्टल इनटू प्योर स्टेट। कोई लार्ज क्रिस्टल है सपोज समुद्र से हम उसको डिस्टिल करके उससे जो नमक निकालते हैं तो वो नमक तो प्योरीफाइड होता नहीं है, तो उसको क्रिस्टलाइज करके उसको प्योरीफाई किया जाता है। तो उस प्रोसेस को याद रखिएगा। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे, आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा आज का क्लास, और आज से कंटिन्यूसली क्लास होगी तो इसलिए आप लोग बने रहिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का मैं सीरीज़ लाऊंगा हर सब्जेक्ट का, और एग्ज़ाम से पहले मैं लगभग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प मिले। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक सड्डा के साथ। धन्यवाद।